पिछले हफ्ते मैंने अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखा और सच कहूँ तो थोड़ी शर्मिंदा हुई। अच्छा, मैंने फोन को दिन में 150 से ज्यादा बार अनलॉक किया था। 150 बार? और दिन के आखिर में जब मैंने सोचा कि आज क्या जरूरी काम पूरा किया तो जवाब था कुछ खास नहीं। मैं व्यस्त तो थी, पर वो एक खोखली व्यस्तता थी। ऐसा लगता है जैसे हम सब एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जो कहीं जा नहीं रही। ये जो खोखली व्यस्तता वाली बात है ना, यही आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले हजारों ऐप्स हैं, कैलेंडर हैं, टू डू लिस्ट हैं, लेकिन वो ध्यान और सुकून कहीं खो गया है। बिल्कुल, हम बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सही बात। ईमेल पर, नोटिफिकेशंस पर, दूसरों की मांगों पर हम अपने दिन के ड्राइवर नहीं बल्कि सिर्फ एक पैसेंजर बनकर रह गए हैं। बिल्कुल, और इसी समस्या से निपटने के लिए आज हम जेक नैप और जॉन ज़िराट्स्की की किताब मेक टाइम हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। इन लोगों ने गूगल में काम करते हुए यही चुनौती महसूस की थी। हाँ। और उससे निकलने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। सही बात है। और ये सिस्टम मतलब ये ज्यादा काम करने या मल्टीटास्किंग के बारे में नहीं है। अच्छा, इसका दर्शन बिल्कुल उल्टा है। ये कम करने के बारे में है, लेकिन सही चीज करने के बारे में नहीं, ये हमें सिखाता है कि हम अपने समय और ध्यान के मालिक कैसे बने। ओके। इसके लिए उन्होंने एक 4 चरणों वाला फ्रेमवर्क दिया है: हाईलाइट, फोकस, ऊर्जा और रिफ्लेक्शन। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। चलिए, तो फिर पहले कदम से शुरू करते हैं, हाईलाइट। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये बस दिन का सबसे जरूरी काम है? हाँ और नहीं। हाईलाइट दिन की वो एक गतिविधि है जिसे आप प्राथमिकता देना चाहते हैं। ठीक है। जिसके लिए आप जानबूझकर समय निकालेंगे। ये 60 से 90 मिनट की कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसे चुनने के 3 अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। पहला तो वही है जिसे आप कह रही हैं, जरूरत, अर्जेंसी, यानी जो काम आज करना ही करना है। बिल्कुल, कोई डेडलाइन, कोई जरूरी ईमेल। ठीक है, ये तो समझ आता है। ये तो हमारी रोल्स की टू डू लिस्ट जैसा ही है। यहीं पर दूसरा और तीसरा पैमाना इसे अलग बनाते हैं। दूसरा है संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन। संतुष्टि। हाँ, आप खुद से पूछें, दिन के अंत में कौन सा काम पूरा होने पर मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी? ये शायद वो काम हो जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। जैसे अपनी अलमारी साफ करना। हाँ, बिल्कुल। या अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर 1 घंटा लगाना। ये जरूरी नहीं है, पर यह आपको एक उपलब्धि का एहसास कराएगा। और तीसरा शायद सबसे क्रांतिकारी है, वो है खुशी, जॉय। खुशी। हाँ, सवाल है आज ऐसा क्या करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आएगा। या अपने किसी शौक के लिए समय निकालना हो सकता है, गिटार बजाना, किसी पुराने दोस्त को फोन करना, या बस पार्क में बैठकर किताब पढ़ना। एग्जैक्टली। 1 मिनट, खुशी को हाईलाइट बनाना, ये थोड़ा आलसी नहीं लगेगा? मतलब अगर मैं ऑफिस में अपने कैलेंडर पे किताब पढ़ना ब्लॉक कर दूं, तो क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं काम से जी चुरा रही हूँ? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हम सब उत्पादकता को काम के घंटों से नापने के इतने आदी हो गए हैं कि आराम करना, ये कुछ मजेदार करना हमें अपराध जैसा लगता है। हाँ, गिल्ट होता है। पर किताब का तर्क ये है कि जो चीजें हमें खुशी देती हैं, वे हमारी रचनात्मकता और ऊर्जा को रिचार्ज करती हैं। एक खुश और तरोताजा दिमाग एक थके हुए और उबाऊ दिमाग से कहीं ज्यादा बेहतर काम करता है। मतलब ये एक तरह का निवेश है, खर्च नहीं। बिल्कुल। तो वो 1 घंटे की खुशी वाली हाईलाइट आपको बाकी के 7 घंटों में ज्यादा प्रभावी बना सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अपनी हाईलाइट चुन ली, पर उसके लिए 60-90 मिनट का समय कहाँ से लाऊं? मेरा कैलेंडर तो पहले से ही मीटिंग से भरा पड़ा है। इसका भी समाधान है। सबसे पहला और सीधा तरीका है, अपने हाईलाइट को एक मीटिंग की तरह ही अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर दें। अच्छा। उसे एक नाम दें, जैसे प्रोजेक्ट एक्स पर काम या किताब लिखने का समय। जब कोई चीज कैलेंडर पर होती है तो हम उसे गंभीरता से लेते हैं। सही बात है। दूसरा तरीका है अपनी मौजूदा मीटिंग्स को छोटा करना। क्या 60 मिनट की मीटिंग 45 में हो सकती है? हो तो सकती है। और सबसे मुश्किल पर सबसे असरदार, ना कहना सीखना। हर उस चीज को ना कहना जो आपकी हाईलाइट के रास्ते में आती है। ना कहना तो वाकई बहुत मुश्किल है। खैर, हाईलाइट का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जैसे ही मैं कुछ जरूरी काम करने बैठती हूँ, मेरा फोन बजने लगता है या कोई नया ईमेल आ जाता है। यहीं पे शायद दूसरा कदम, फोकस, काम आता होगा। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। हाईलाइट चुनना लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली जंग तो ध्यान बनाए रखने की है। सही बात। और आज के समय में हमारा ध्यान भटकाने के लिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। किताब में इन ध्यान भटकाने वाली चीजों को इन्फिनिटी पूल्स कहा गया है। इन्फिनिटी पूल्स? हाँ,
यानी ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स जिनका कंटेंट कभी खत्म नहीं होता। सोशल मीडिया, न्यूज ऐप्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ये नाम बिल्कुल सही है। आप तैरना शुरू करते हैं और किनारा कभी आता ही नहीं। तो इन पूल से बचने के लिए किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और थोड़े अजीब लगने वाले सुझाव देती है, खासकर फोन को लेकर। जैसे सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट कर दें। लॉग आउट हर बार? इसमें तो बहुत झंझट है। यही तो मुद्दा है। वो झंझट, वो पासवर्ड डालने का एक अतिरिक्त कदम आपको सोचने का एक पल देता है कि क्या मुझे वाकई अभी ये ऐप खोलना है। बिल्कुल। ज्यादातर मामलों में आपका मन कहेगा छोड़ो, इतनी मेहनत कौन करे। ये छोटी सी रुकावट ही आपकी आदत को तोड़ती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये सभी तरकीबें एक ही मूल विचार पर आधारित हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए एक लत लगाने वाला सिस्टम बनाया है। ये तरकीबें सिर्फ टिप्स नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ छोटे छोटे विद्रोह हैं, ताकि आप अपने दिमाग का नियंत्रण वापस ले सकें। विद्रोह? ये तो बहुत बड़ा शब्द है फोन की सेटिंग्स बदलने के लिए। पर सोच कर देखिए, क्या ये विद्रोह नहीं है? वो चाहते हैं कि आप हर 5 मिनट में ऐप खोलें। आप दिन में सिर्फ 2 बार खोल रहे हैं। अच्छा। वो चाहते हैं कि आपका होम स्क्रीन चमकदार ऐप से भरा हो, आप उसे बिल्कुल खाली रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप समय देखने के बहाने फोन उठाएं और फिर स्क्रॉल करने लगें। और आप उसकी जगह कलाई घड़ी पहनते हैं। हाँ, आप उनके बनाए गए खेल को अपने नियमों से खेल रहे हैं। ये नजरिया तो काफी दिलचस्प है। होम स्क्रीन खाली रखने वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो क्लिक किस पर करूंगी। एक और जरूरी बात है, बोरियत को गले लगाना। हम हर खाली पल को भरने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट में, लाइन में, ट्रैफिक में तुरंत फोन निकाल लेते हैं। हाँ, ये तो मैं भी करती हूँ। किताब कहती है कि ये जो बोरियत के पल हैं, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। जब दिमाग खाली होता है, तभी वो भविष्य की योजना बनाता है, नए आइडियाज को जोड़ता है और असल में रचनात्मक होता है। तो अगली बार जब बोरियत महसूस हो तो उसे एक मौके की तरह देखना चाहिए, समस्या की तरह नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट चुन ली और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने का प्लान भी बना लिया। लेकिन अक्सर 3-4 बजे तक मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तब क्या करें? यहीं पर तीसरा स्तंभ आता है, ऊर्जा, एनर्जी। ये सिस्टम इस बात को समझता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर से अलग नहीं है। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं है तो दिमाग फोकस नहीं कर सकता। और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किताब हमें हमारे पूर्वजों की तरह जीने की सलाह देती है। पूर्वजों की तरह मतलब गुफाओं में रहना है क्या? नहीं, गुफाओं में नहीं, लेकिन उनकी कुछ आदतें अपनानी है। जैसे हमेशा चलते फिरते रहना। ओके। हमारे पूर्वज दिन भर चलते थे। हमें जिम जाने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ा टहलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ना ही काफी है। ठीक है। दूसरा, असली खाना खाना, यानी प्रोसेस्ड फूड की जगह वो खाना जो अपने प्राकृतिक रूप में हो। फल, सब्जियां, नट्स, मछली। एक आसान नियम दिया है किताब में। हाँ, अपनी प्लेट में सबसे पहले सलाद भरो। ये तो सब जानी पहचानी बातें हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जो थोड़ी अलग हो? बिल्कुल। कॉफी के बारे में। कॉफी? हम में से ज्यादातर लोग उठते ही कॉफी पीते हैं। किताब के मुताबिक ये कॉफी पीने का सबसे खराब समय है। क्या? मैं तो बिना सुबह की कॉफी के काम ही नहीं कर सकती। विज्ञान ये कहता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन अपने चरम पर होता है, जो हमें कुदरती तौर पर जगाता है। अच्छा। उस वक्त कैफीन का ज्यादा असर नहीं होता। कॉफी पीने का सबसे अच्छा समय है सुबह 9:30 से 10:30 के बीच, जब कॉर्टिसोल का स्तर गिरने लगता है। तब कॉफी आपको असली किक देगी। एग्जैक्टली। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि मैं सालों से सुबह की कॉफी गलत तरीके से पी रही हूँ? ये तो कमाल है। और एक कैफीन नैप की तरकीब भी है। वो क्या है? अगर आपको दोपहर में नींद आ रही है तो 1 कप कॉफी पिएं और तुरंत 15 मिनट की झपकी ले लें। कॉफी पीकर झपकी? हाँ, जब आप उठेंगे तो कैफीन अपना असर दिखाना शुरू कर चुका होगा और आप दोगुना तरोताजा महसूस करेंगे। कॉफी पीकर सोना, ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान समझ में आता है। और ऊर्जा के लिए नींद के बारे में क्या? किताब इसे सबसे जरूरी मानती है। वो कहते हैं, एक गुफा में सो जाओ, स्लीप इन अ केव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके सोने का कमरा बिल्कुल अंधेरा, शांत और ठंडा होना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले हर तरह की स्क्रीन से दूर हो जाएं, क्योंकि उनकी नीली रोशनी हमारी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। ये छोटी छोटी बातें हमारी ऊर्जा के स्तर पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो अब हमारे पास हाईलाइट है, फोकस करने का तरीका है और ऊर्जा भी है। क्या ये सिस्टम पूरा हो गया? नहीं, अभी एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है। अच्छा। चौथा कदम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर ये सोचना कि आज का दिन कैसा रहा।
तो क्या ये एक और चीज है जो मुझे अपनी टू डू लिस्ट में जोड़नी है, दिन के आखिर में रिफ्लेक्ट करना? हाँ, वैसे ही थके होते हैं। इसे एक काम की तरह मत देखिए, इसे एक वैज्ञानिक की तरह देखिए जो अपने प्रयोग के नतीजों को देख रहा है। प्रयोग? हाँ, आपने आज एक प्रयोग किया, एक हाईलाइट चुनी, फोकस की कोई तरकीब अपनाई, कॉफी 9:30 बजे पी। रिफ्लेक्शन बस ये जांचने का मौका है कि क्या काम किया और क्या नहीं। तो मुझे खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए? बहुत ही आसान सवाल। पहला, क्या मैं अपनी हाईलाइट पूरी कर पाई? दूसरा, आज मेरा ऊर्जा का स्तर कैसा था? तीसरा, मैंने आज कौन सी नई तरकीब अपनाई और उसका क्या नतीजा निकला? और अगर मैं अपनी हाईलाइट पूरी नहीं कर पाई तो निराश नहीं होना है। यही तो सबसे जरूरी बात है। ये कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आप पास या फेल होते हैं। ये सीखने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, आप अगले दिन फिर से वही हाईलाइट चुन सकते हैं या कोई नई तरकीब अपना सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये सिस्टम हमें जज नहीं करता। अगर आज कुछ काम नहीं किया तो कल हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। ये हमें अपने ही शरीर और दिमाग को बेहतर ढंग से समझने का एक टूल देता है। बिल्कुल, ये चौथा कदम ही इस पूरे सिस्टम को एक लूप बनाता है जो हर दिन बेहतर होता जाता है। बिना रिफ्लेक्शन के हम बस आंख बंद करके तरकीबें अपनाते रहेंगे। और रिफ्लेक्शन से हम जानबूझकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए काम करता है। तो ये था मेक टाइम का 4 चरणीय फ्रेमवर्क: हाईलाइट, फोकस, ऊर्जा और रिफ्लेक्शन। जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स नहीं लगती, ये जीवन जीने के एक नए तरीके जैसा लगता है। हाँ, ये व्यस्तता के पंथ, कल्ट ऑफ बिजीनेस से बाहर निकलने का एक रास्ता है। ये इस विचार को चुनौती देता है कि एक सफल दिन का मतलब है 15 काम निपटाना। इसके बजाय ये कहता है कि एक सफल दिन वो है जिसमें आपने जानबूझकर उस एक चीज के लिए समय निकाला जो आपके लिए वाकई मायने रखती है। और वो चीज आपका काम भी हो सकता है, आपका परिवार भी, या सिर्फ आप खुद। ये हमें हमारे समय का नियंत्रण वापस हमारे हाथों में देता है। ये हमें प्रतिक्रिया देने वाले से एक इरादे के साथ जीने वाला इंसान बनाता है। सही बात है। जहां दिन की शुरुआत एक चिंता से नहीं होती कि आज क्या क्या करना है, बल्कि इस उत्साह से होती है कि आज की मेरी हाईलाइट क्या होगी। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। इस किताब में 87 अलग अलग तरकीबें हैं और सब कुछ एक साथ शुरू करना शायद भारी पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है, अगर कल से सिर्फ एक छोटी सी चीज बदलनी हो जो सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सके, तो वो क्या होगी? एक छोटा कदम। हाँ, क्या वो दिन के लिए एक हाईलाइट चुनना होगा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो? या शायद अपने फोन पर किसी एक इन्फिनिटी पूल को 24 घंटे के लिए डिलीट करना होगा, या बस आज रात अपनी नींद को प्राथमिकता देना होगा? इस एक छोटे सार्थक बदलाव की शुरुआत कहाँ से की जा सकती है?